हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन। इसे पढ़ने के पीछे जो मोटिवेशन है वो ये है कि ये फिजिक्स की काफ़ी सारी ब्रांचेस में यूज़ होता है। लाइक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मल्टीपोल एक्सपेंशन में यूज़ होता है। हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शंस को समझने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम हाइड्रोजन एटम में वेव फंक्शन समझ जाते हैं तो उसकी हेल्प से हम एनर्जी आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट की भी आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो इसके पीछे है मोटिवेशन। चलिए समझते हैं कि ये होता क्या है। आप सभी लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानते होंगे। तो कुछ स्पेसिफिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, लाइक वेव इक्वेशन, ओके, लाप्लास इक्वेशन, डिफ्यूजन इक्वेशन, साथ ही साथ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन में भी सेंट्रल पोटेंशियल की प्रॉब्लम, सेंट्रल पोटेंशियल। तो इन सभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, अगर इन सभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसमें? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r, थीटा, फाई वेरिएबल्स होते हैं, ओके, ठीक। आपको पता ही होगा r क्या होता है, थीटा क्या होता है और फाई क्या होता है, ओके, ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। फाई इज इक्वल्स टू एक r का फंक्शन होता है उसके अंदर और थीटा का फंक्शन होता है और फाई का फंक्शन होता है। अगर आपको नहीं पता है कि r, थीटा, फाई क्या होते हैं तो मैं बता देता हूं, देखिए जरा। ये x है, ये y है और ये z है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो r वेक्टर r हो जाएगा, रेडियस वेक्टर, और z एक्सिस से जो वो एंगल बना रहा होगा उसे थीटा बोला जाएगा। और इसका प्रोजेक्शन जो होगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो x एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा उसे फाई बोला जाएगा, ठीक है, उसे फाई बोलते हैं। तो जो मैंने बताया कि इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो r, थीटा और फाई तीनों पर डिपेंड करता है, उनके करस्पॉन्डेंस ये फंक्शंस हैं, ओके। तो ये जो फंक्शन है r इज द फंक्शन ऑफ r, इसे बोलते हैं रेडियल फंक्शन बोलते हैं, ओके। और ये जो फंक्शन है इसे क्या बोला जाता है? एंगुलर फंक्शन बोलते हैं, एंगुलर फंक्शन। इस एंगुलर फंक्शन को केवल हम एक सिंगल नोटेशन भी दे सकते हैं, ओके। तो अगर इसे एक सिंगल नोटेशन दिया जाए तो ये फाई कैसा दिखेगा, जरा ध्यान से देखिए, y l m थीटा फाई, ओके। ये जो एंगुलर पार्ट है इसे हमने एक सिंगल फंक्शन से डिनोट कर दिया, इसे ही क्या बोला जाता है? स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर मैंने l और m यूज किए, ओके। तो जो l की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है, 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो m वैल्यूज हैं वो l वैल्यूज की हेल्प से फाइंड आउट की जाती है। जो m वैल्यूज हैं वो -l से +l वेरी करती है, ओके। और जो वैल्यूज होती है m वैल्यूज वो कितनी होती है? 2l + 1 होती है। नंबर ऑफ m वैल्यूज आर 2l + 1 एंड कहाँ से कहाँ वेरी करती है? वो -l से +l के बीच में वेरी करती है, ओके। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या है। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 ही आएगी, केवल एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। कैसे? 2 × 0 + 1 यानी कि 1 आ गया, तो यानी केवल एक ही वैल्यू m की एग्जिस्ट करेगी। इसके करस्पॉन्डेंस स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर l वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पर m वैल्यू, y 0 0 बनेगा, ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास l इज इक्वल टू कितना है? 1 है, ओके।
तो हमारे पास m वैल्यूज कितनी बनेंगी देख लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कितनी हो गई 3। तो 3m वैल्यूज आएंगी हमारे पास। तो कहाँ से कहाँ वैल्यू करेंगी, -l से +l, यानी -1 से 0 फिर 1, -1 से +1, ओके, विद द स्टेप ऑफ 1। ओके, तो इसके करस्पॉन्डेंस जो स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए y l की वैल्यू तो 1 है, आप देख सकते हैं सब में l की वैल्यू 1 आएगी। ये देखिए इसके करस्पॉन्डेंस से करस्पॉन्डेंस। m की वैल्यू ऊपर लिखते हैं, m की वैल्यू ऊपर लिखते हैं -1, 0 और +1, ठीक, ओके। देखिए जो स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, y l m थीटा कॉमा फाई इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ कांस्टेंट होता है और साथ ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, थीटा के फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा के फंक्शन, और e⁻i m फाई होता है, ठीक है, ओके। तो जो इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि l की वैल्यू क्या होनी चाहिए और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हमें एक स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन दिया है तो हम उससे देख के l और m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें l और m की वैल्यू पता चल गई है तो हम एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम का, और साथ ही साथ उसका और m की वैल्यू से हम एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो e⁻im फाई है यहाँ से m की वैल्यू पता चल जाए, ठीक। तो जो CSIR में क्वेश्चन आते हैं, CSIR नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस फंक्शन, ओके। तो उसके लिए हमें एक टेबल याद करनी पड़ेगी तभी हम उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, ओके। चलिए वो टेबल देखते हैं वो क्या है। तो मैं यहाँ पर l वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये l वैल्यूज होंगी, इधर होंगी, इधर m वैल्यूज के करस्पॉन्डेंस m वैल्यू होंगी, और इधर उसके करस्पॉन्डेंस स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन क्या होंगे वो होंगे, ठीक। अगर मैं l की वैल्यू 0 लेता हूँ, ओके, तो m की वैल्यू 0 आती है, और उसके करस्पॉन्डेंस जो स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन बनता है वो 0 0, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ लिखी जाती है और m की वैल्यू ऊपर लिखी जाती है, तो 0 दोनों ही 0 है तो 0 0। इसकी जो वैल्यू है वो मुझे याद है 1/√4 पाई, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी वेव फंक्शन क्या है, कोई भी वेव फंक्शन कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, तो उसके करस्पॉन्डेंस जो l और m की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, वो आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए वेव फंक्शन में अगर स्फेरिकल हार्मोनिक वेव फंक्शन ने स्फेरिकल हार्मोनिक कंटेन कर रखा है और वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक, ओके, तो उसके करस्पॉन्डेंस l की वैल्यू क्या आ गई 0, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी क्या आ गई 0, ठीक। और अगर ये पता चल जाती है l और m की वैल्यू तो प्रॉब्लम्स आराम से बन जाती है, ठीक, ओके, ठीक है। अच्छा l की वैल्यू अगर क्या है 1 है, ठीक, तो m की वैल्यूज क्या होती है -1, 0 और 1, तीन वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो इसके करस्पॉन्डेंस अगर हम पहला इन दोनों पेयर्स को लें उसके करस्पॉन्डेंस हम स्फेरिकल वेव फंक्शन लिखें तो वो आएगा 1 0, और वो जो आता है वो आता है 1/√3/4 पाई cos थीटा, ये आता है, ठीक। तो अगर कोई वेव फंक्शन, देखिए अगर कोई वेव फंक्शन, मैंने बताया था कि f थीटा क्या डिसाइड करता है m और l वैल्यू, और e⁻im फाई में जो m है वो m वैल्यू डिसाइड करता है। तो आपको पता है कि जो फंक्शन फॉर्म है अगर इस तरीके की है तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, और m की वैल्यू क्या आ रही है वो 0 आ रही है। तो अगर कोई वेव फंक्शन है जिसमें जो cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है केवल, तो उसके करस्पॉन्डेंस l की वैल्यू 1 आएगी और m की वैल्यू कितनी आ रही है वो 0 आ रही है, राइट, ओके। अच्छा, और अगर मुझे ये वाला फंक्शन लिखना है जिस -1 और +1 वाला, तो यहाँ लिख दो +-1 और इधर l की वैल्यू 1, ओके।
तो ये जो आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ 3/4 पाई साइन थीटा ई टू द पावर आई फाइव प्लस माइनस आई फाइव। ओके, प्लस माइनस आई फाइव। ओके, तो अगर कोई वेव फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा और ई टू द पावर प्लस माइनस आई फाइव पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस और प्लस भी है। ओके, अगर प्लस वन वैल्यू है तो माइनस वाला वेव फंक्शन माइनस वाला कंसिडर किया जाएगा, और माइनस है तो प्लस वाला कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो अगर कोई वेव फंक्शन साइन थीटा ई टू द पावर प्लस आई फाइव पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन थीटा है वो आपको क्या बता रहा होगा, देख सकते हैं आप। अगर कोई तो यहाँ पर अगर साइन थीटा ई टू द पावर प्लस माइनस आई फाइव है, तो इसके करस्पॉन्डेंस जो एल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1, और एम की वैल्यूज क्या आ रही है, प्लस माइनस 1। अगर प्लस होगा तो प्लस 1 आ जाएगा, और माइनस होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। ओके, ठीक। तो ये कुछ ये तीन बता दिए मैंने स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन। ठीक, इसके अलावा देखिए L इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम m वैल्यूज लिखें तो ये आएंगी -2, -1, 0 और 1 आ जाएगी। ओके, तो हम पहले ये वाला पेयर लेते हैं, उसके करस्पॉन्डेंस स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन लिखते हैं। तो 0 यहाँ पर L वैल्यू आती है 2 और ये 0। वो जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 5 बाय 16 बाय 3 cos स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से होती है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई वेव फंक्शन 3 cos स्क्वायर थीटा -1 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डेंस L वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और M वैल्यू कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है। ओके, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये दोनों पेयर्स लें, ठीक, इसके करस्पॉन्डेंस फंक्शन लिखें तो क्या आएगा, 2 है वैल्यू, L की वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। ओके, और प्लस माइनस 1 एक साथ। ओके, तो ये आता है माइनस प्लस, अगर प्लस लेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस लेंगे तो प्लस आता है, और कोफिशिएंट जो आता है वो आता है 15/8 पाई। कोफिशिएंट याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मैं यहाँ बताता हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसकी फंक्शनल फॉर्म क्या है, तो ये आता है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, ओके, इनटू ई टू द पावर प्लस माइनस आई फाइव। ठीक, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई वेव फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू ई टू द पावर प्लस माइनस आई फाइव पर डिपेंड कर रहा है, ओके, तो उसके करस्पॉन्डेंस आप डायरेक्टली, अगर आपको इस स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन याद है तो आप डायरेक्टली L की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2, और M की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 1 आई फाइव है। ओके, इसलिए अगर प्लस आता केवल तो प्लस 1 लेंगे, और अगर केवल माइनस होगा तो माइनस लेंगे। ओके, इसके अलावा आखिरी जो बची हुई है ये दो वैल्यूज, ये बची हुई है, सॉरी यहाँ पे -2 भी आया, ये और बची हुई ये दो, सॉरी +2, ये दो बची हुई। ओके, तो इधर 2, क्योंकि L की वैल्यू 2, और ये दोनों एक साथ लेते हैं, प्लस -2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15/32 पाई, या था साइन स्क्वायर थीटा, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा ई टू द पावर प्लस माइनस 2i5। तो यहाँ अगर आपको ये याद है, अगर आपको कोएफिशिएंट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर ये पता है कि इसके करस्पॉन्डेंस L और M की वैल्यू क्या होती है इस फंक्शन के करस्पॉन्डेंस, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर, कोई वेव फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू ई टू द पावर प्लस माइनस 2i5 पर डिपेंड कर रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर आपको ये याद है स्फेरिकल फंक्शन, ठीक, तो L इज इक्वल टू 2 एंड M इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, ओके। इफ आई कट द होल स्टोरी शॉर्ट, ओके, तो जो आपको CSIR नेट के लिए याद रखना है वो क्या याद रखना है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
ठीक, देखिए अगर कोई भी वेव फंक्शन कांस्टेंट है, ओके, तो उसके करस्पॉन्डेंस एल की वैल्यू 0 आती है और एम की वैल्यू भी 0 आती है, ठीक, ओके। और अगर कोई वेव फंक्शन cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है केवल, इसमें e टू द पावर वाला टर्म नहीं है, ओके, तो उसके करस्पॉन्डेंस l इज इक्वल टू 1 आता है और m इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक। अगर कोई वेव फंक्शन sin थीटा इनटू e टू द पावर प्लस माइनस आई फाई है, तो उसके करस्पॉन्डेंस l की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है और m की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस 1। अगर प्लस आई फाई है तो प्लस 1 और माइनस आई फाई है तो माइनस 1, ओके। एंड ऑल्सो अगर किसी वेव फंक्शन में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है, कोई वेव फंक्शन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर डिपेंड करता है, तो उसके करस्पॉन्डेंस l इज इक्वल टू 2 आता है और m इज इक्वल टू कितना आता है, 0 आता है। ये आपको याद रखना। साथ ही साथ और भी बहुत सारे, ठीक, साथ ही साथ अगर कोई वेव फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा डिपेंडेंस और फाई डिपेंडेंस भी है, अगर फाई डिपेंडेंस होती है किसी वेव फंक्शन में e टू द पावर आई फाई वाला टर्म आता है, तो यानी कि उसकी m की नॉन जीरो वैल्यू होती है, ओके। तो इसके करस्पॉन्डेंस l की जो वैल्यू होती है वो तो 2 होती है और जो m की वैल्यू होती है, अगर प्लस आई फाई है तो प्लस 1 और वरना माइनस 1, ओके। एक लास्ट और अगर आप याद रखेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है ना, कि फाई अगर साइन स्क्वायर थीटा के इनटू e टू द पावर प्लस माइनस 2 आई फाई पर डिपेंड कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डेंस l की वैल्यू 2 आती है और m की वैल्यू आप देख सकते हैं प्लस माइनस 2i, राइट। इतना अगर आपको याद है तो आप CSIR नेट के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ओके, ठीक। अच्छा, ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, जो कि आई हुई है CSIR नेट में। CSIR नेट में ये प्रॉब्लम आई है 2019 में, आई थिंक, ओके। प्रॉब्लम क्या थी, जो वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन दे रखा था z इंटू द सम रेडियल फंक्शन, ओके, z इंटू द सम रेडियल फंक्शन दिया, ओके। तो इसमें पूछा हुआ था व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एंड व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द एल जेड, ओके, ठीक। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन के लिए अगर एल स्क्वायर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना, एल स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एल स्क्वायर जो ऑपरेटर है वो कितना होता है, माइनस h क्रॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा d ओवर डी थीटा साइन थीटा इंटू डी ओवर डी थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा d2 ओवर डी फाई 2, ये ऑपरेटर होता है एल स्क्वायर, ओके। फाई जो यहाँ पर दिया हुआ है ZFR दिया है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में z क्या होता है, यू नो, z होता है r cos थीटा, ओके, ठीक है ना, तो r cos थीटा और ये FR। अगर हम क्या करें, एल स्क्वायर ऑपरेट करें किसके ऊपर, फाई के ऊपर ऑपरेट करें, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से फाई के ऊपर अगर हम ऑपरेट करेंगे एल स्क्वायर तो माइनस एच स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा और d बाई डी थीटा, यहाँ पर क्या आएगा r cos थीटा एफ आर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर बाई डी फाई स्क्वायर, ठीक। और फाई की साई की वैल्यू क्या है, वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो है r cos थीटा एफ आर, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई r डिपेंडेंस नहीं है, सब थीटा है यहाँ, ओके। तो r और एफ आर जो रेडियल फंक्शन है वो बाहर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ आप देख सकते हैं कोई ना, यहाँ पर कोई भी फाई प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन फिर इसका ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा
और फाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल ये टर्म मिला और जिसमें आर एफ आर बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो 1/sin थीटा, ठीक, तो d ओवर डी थीटा साइन थीटा। ओके, इसका डिफरेंशिएशन केवल cos थीटा का अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, दैट इज द, ओके, तो माइनस एच स्क्वायर आर एफ आर, ठीक। ओके, देखिए ये माइनस है, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा। ओके, ठीक, तो 1/sin थीटा, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 sin थीटा, और एक बार और उस साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो आपको cos थीटा मिल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कट हो जाएगा एंड यू विल गेट एच स्क्वायर, ये 2 यहाँ पर ले आते हैं, आर एफ आर और cos थीटा, ये क्या है, एल स्क्वायर फाई एल। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2h स्क्वायर, और ये क्या है, ये तो फाई है, ठीक है ना, फाई आर cos थीटा एफ आर, तो ये फाई है, ओ सॉरी साई है, साई आ गया। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आइगन वैल्यू आ रही है एल स्क्वायर की, वो क्या आ रही है, 2h स्क्वायर। ठीक, ये एक मेथड था फाइंड आउट करने का। ओके, ठीक, अभी जो हमने एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो एल स्क्वायर ऑपरेटर की हेल्प से करी थी, ठीक है ना, और वो ऑपरेटर क्या था, एल स्क्वायर जो ऑपरेटर है माइनस एच स्क्वायर 1/sin थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी ओवर डी थीटा प्लस d2 प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा d2 ओवर d फाई 2। ये इस ऑपरेटर में हमने इस ऑपरेटर को हमने फाई पर अप्लाई किया, फिर हमें जो वैल्यू मिली, आइगन वैल्यू मिली, जब हमने फाई पर एल स्क्वायर को अप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली ये, तो आइगन वैल्यू हमें ये मिली आफ्टर ए बिग कैलकुलेशन। बट अगर हम इस यहाँ पर स्फेरिकल हार्मोनिक यूज करते, स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन यूज करते, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाती। देखिए कैसे, तो हमें जो यहाँ पर वेव फंक्शन दिया है वो दिया है r cos थीटा, क्योंकि z की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा एफ आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है केवल, अपार्ट फ्रॉम द रेडियल फंक्शन। ओके, तो cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है। मैंने बताया कि अगर cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है कोई भी वेव फंक्शन केवल, ओके, यहाँ पर कोई e⁻i⁵ वाला टर्म नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डेंट जो वैल्यू आती है वो l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू क्या आती है, 0 आती है। तो इसके करस्पॉन्डेंस l की वैल्यू 1 आ जाएगी और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। ओके, और अगर हमें l की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, तो l स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू हो जाती है वो होती है l प्लस 1 h स्क्वायर, ये आइगन वैल्यू हो जाती है किसकी, एल स्क्वायर ऑपरेटर, और l हमें पता ही चल गया, तो l की वैल्यू जरा डालिए यहाँ पर 1 प्लस 1 h स्क्वायर, और ये साई रहा यहाँ पर, तो ये आ गया 2h स्क्वायर साई। तो आप देख सकते हैं कि चुटकियों में l स्क्वायर की आइगन वैल्यू आ गई। साथ ही साथ आप इसके l के एंगुलर मोमेंटम के z कंपोनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है Lz इज इक्वल टू क्या होता है, mh क्रॉस, ये Lz फाई इज इक्वल टू क्या होता है, mh क्रॉस फाई, ये होती है आइगन वैल्यू। m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू यहाँ पर है 0, इस फंक्शन के करस्पॉन्डेंस m की वैल्यू आ रही है 0, तो ये आ जाएगा 0 h क्रॉस फाई, यानी 0 फाई Lz फाई इज इक्वल टू 0 फाई, यानी आइगन वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0। Lz की आइगन वैल्यू आ गई 0 और L स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या आ गई 2h स्क्वायर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ द स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शंस। ओके, थैंक यू।